गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके समाजशास्त्री विचारकों में कार्ल मार्क्स का अध्ययन करेंगे। कार्ल मार्क्स भी आपके समाजशास्त्र में बहुत विद्वान माने जाते हैं। इनकी जो अवधारणा इन्होंने दी वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपके आगे एग्ज़ाम्स के लिए। तो इनका कार्ल मार्क्स समाजशास्त्र के लिए एक ऐसे विद्वान रहे हैं जिन्हें न चाहते हुए भी समाजशास्त्री बना दिया गया। जॉर्ज रीजर ने सही कहा है कि जब पूरे यूरोप में अनेक विद्वान समाजशास्त्र में कार्ल मार्क्स के विचारों की चर्चा कर रहे थे, उस समय अमेरिका में मार्क्स का नाम लेना भी गुनाह समझा जाता था। वर्तमान समय में यदि हम देखें तो समाजशास्त्र के 3 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं: कार्ल मार्क्स, एमाइल दुर्खिम और मैक्स वेबर। आपके 3 बहुत मेन सोशल थिंकर्स आपके सब्जेक्ट में माने जाते हैं। हेनरी लेफ्रेबे ने 1968 में द सोशियोलॉजी ऑफ मार्क्स लिखकर संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्क्स को एक समाजशास्त्री के रूप में स्थापित किया। यूरोप और भारत आदि में इसके पहले से समाजशास्त्र के क्षेत्र में समाजशास्त्र के जो आपका क्षेत्र है उसमें मार्क्स को एक समाजशास्त्र के रूप में स्थापित कर दिया था। यूरोप और भारत में भी इसके पहले समाजशास्त्र के क्षेत्र में मार्क्स को स्वीकार कर लिया गया। भारत में जब समाजशास्त्र परिषद का गठन हुआ तब इसका अध्यक्षीय व्याख्यान देने के लिए एक मार्क्सवादी समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री टीपी मुखर्जी का नाम सामने आया। लेफ्रेबे ने कहा कि मार्क्स एक समाजशास्त्री तो नहीं थे, किंतु उनकी रचनाओं में समाजशास्त्र जरूर है। मार्क्स ने समाज के संबंध में लिखा है और द्वंद्वात्मकता के आधार पर समाज के गठन और परिवर्तन की व्याख्या की। मार्क्स की संपूर्ण वैचारिक जो दृष्टि हम उसे देखें तो जिन विशेषताओं से जुड़ी है एवं जो मार्क्स के अर्थशास्त्र दर्शनशास्त्र में हम इनकी मूल अवधारणाएं देखते हैं। अब मार्क्स का जन्म कब हुआ? मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को प्रशा देश के जर्मन भाषी क्षेत्र ट्रिय में एक यहूदी परिवार में हुआ था। आपको किसी भी विचारक का जीवनी देखनी इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि उन्होंने जो विचार दिए उन पर किन परिस्थितियों का प्रभाव रहा, उस समय समाज की परिस्थितियाँ क्या थी, क्या आंदोलन हो रहे थे वैश्विक स्तर पर। आप जब इनका अध्ययन करेंगे तो आप एक विद्वान के विचारों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे जब हम उस समय की स्थितियों को जान लेंगे। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म था वो 5 मई 1818 को प्रशा देश के जर्मन भाषी क्षेत्र ट्रिय में एक यहूदी परिवार में हुआ था। तो आपको इनका जन्म 1818 से 1883 ये आपका कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है। और ये किस देश से बिलोंग करते थे? जर्मन के थे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि मार्क्स कहाँ के थे? जर्मनी के। इनके पिता वकील थे जिन्होंने 1824 में प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म अपना लिया था। मार्क्स ने पिता के कहने पर पहले वकालत की पढ़ाई की और बाद में दर्शनशास्त्र पढ़ाने लगे। बोन के बाद वे बर्लिन आए जहाँ 1841 में दर्शनशास्त्र में एपिक्यूरस नामक भौतिकवादी विद्वान के संबंध में पीएचडी की। बर्लिन में मार्क्स सीगल के विचारों की आलोचना करने वाले अनौपचारिक समूह यंग हिगेलियन क्लब के साथ थे। आरंभ में मार्क्स ने अध्यापन जो करना चाहा नहीं हो सका। वे पत्रकार बने और अपनी लेखनी से प्रताड़ित हुए। 1843 में बचपन की प्रेमिका जेनी वेस्ट फेलन से इनका विवाह हुआ। परिवर्तनवादी विचारों के कारण ये पेरिस आ गए। पेरिस में इनका परिचय ब्रिटिश राजनीतिक अर्थशास्त्र फ्रांसीसी समाजवाद से हुआ। 1844 में इनकी मुलाकात फ्रेडरिक एंजल से हुई जिनसे इनकी मित्रता जीवन भर चली और बहुत प्रगाढ़ मित्रता थी इनके एंजल से। राजनीतिक कारणों से उन्हें पेरिस छोड़कर ब्रुसेल्स आना पड़ा। 1847 में मार्क्स एक गुप्त संगठन कम्युनिस्ट लीग के सदस्य हुए। 1848 की क्रांति के समय मार्क्स को ब्रुसेल्स से निकाल दिया गया। वे पुनः जर्मनी आए, क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया पर वहाँ से निकाले गए। 1849 में वे इंग्लैंड चले गए, नौकरी की तलाश की जो नहीं मिली। 1852 से लंदन के अजायब घर के पुस्तकालय में इन्होंने नियमित रूप से पढ़ा। 1864 में मजदूरों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया। लंदन प्रवास में दरिद्रता से जूझे, पढ़ते लिखते संघर्ष करते 14 मार्च 1883 में लंदन में ही मार्क्स का निधन हो गया। तो अब हम मार्क्स की रचनाएं देखें कि मार्क्स ने जो अपने महत्वपूर्ण जो अवधारणाएं दी वो उनकी महत्वपूर्ण कौन कौन सी कृतियाँ थी। इन कृतियों के नाम याद रखिएगा। कई बार वो पूछ लेता है एग्जाम में, जैसे जर्मन आइडियोलॉजी इनकी कृति थी तो वो आपको क्वेश्चन दे देगा जर्मन आइडियोलॉजी निम्न में से किस विद्वान की कृति है, तो आपको पता होना चाहिए मार्क्स की कृति है। मार्क्स ने अपने जीवन में खूब लेखन कार्य किया। संभवतः उनकी सर्वप्रथम गंभीर पुस्तक अर्थशास्त्र एवं दर्शनशास्त्र
संबंधी पांडुलिपि 1844 थी, कुछ समय बाद खो गई। वह बाद में मिली एवं 1932 में उसे गुंदरीसे नाम से प्रकाशित किया गया। 1845 में एंजल्स के साथ मिलकर उन्होंने पहले जर्मन दार्शनिकों की आलोचना करते हुए द होली फैमिली लिखी और फिर जर्मन आइडियोलॉजी नामक पुस्तक लिखी। 1847 में उन्होंने प्रूदों की पुस्तक द फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी की निर्मम आलोचना की और अपनी पुस्तक लिखी द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। उनकी किसकी बुक थी? प्रूदों की थी फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी और इन्होंने लिखी पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। 1848 में मार्क्स और एंजल्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा। इसी में इनका बहुत प्रसिद्ध कथन जो है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं और पाने के लिए पूरा विश्व है। ये प्रसिद्ध कथन जो है इनका इसी में लिखा गया। इसके बाद 1850 में रिवोल्यूशन ऑफ द एंटीथ ब्रूमेयर लिखा। 1853 में अमेरिका के ट्रिब्यून नामक अखबार के लंदन संवाददाता हो गए। इस अखबार में लिखते हुए उन्होंने 1857 के भारतीय संघर्ष को पहली बार भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। 1859 में उन्होंने अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी लिखा। इस पुस्तक में उन्होंने समाजशास्त्री आधारों की विस्तार से चर्चा की। 1867 में उनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ। उनके जीवन काल में कोई अन्य पुस्तक प्रकाशित न हो सकी। उनकी तैयार पांडुलिपियों के आधार पर उनके मित्र एंजल्स ने पूंजी का द्वितीय एवं तृतीय खंड प्रकाशित किया। इन्हीं पुस्तकों से जुड़ी हुई मार्क्स की एक पुस्तक द थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू का प्रकाशन भी एंजल्स ने करवाया। अब हमने मार्क्स का जीवन देखा कि उनका बर्थ 1818 में हुआ और उनकी जो मृत्यु है वो 1883 में होती है। वे जर्मन के थे। उनकी रचनाएं देखी कि रचनाएं कौन कौन सी हैं आपकी? जर्मन आइडियोलॉजी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, आपकी पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये कृतियाँ रही उनकी। अब उनकी उस समय की हम उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि को भी देखेंगे। मार्क्स का काल विशेष रूप से 19वीं शताब्दी का मध्यकाल समस्त यूरोप में उद्योग एवं पूंजीवाद की प्रगति का काल था। अलग अलग देशों में स्थान विशेष की विशेषताएं अलग थीं। इंग्लैंड में विकास अधिक हुआ था और व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी अधिक थी। फ्रांस में उठापटक चल रही थी। इसके बावजूद फ्रांसीसी क्रांति के इस गढ़ में इस काल में उद्योग एवं व्यापार तेजी से बढ़ा और नेपोलियन की राजशाही के बावजूद नागरिक अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी थी। जर्मन में उद्योग आरंभ हुए परंतु सामंतशाही काबिज रही। यूरोप के होली अप्लायंस ने नेपोलियन को तो पराजित किया परंतु जर्मनी में उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ही कुंद किया। जर्मनी में प्रतिक्रियावाद का बोलबाला था। मार्क्स के रूसी शासक के कहने पर अपने संपादक का पद छोड़ना पड़ा और बाद में जर्मनी के प्रशासकों के कहने पर फ्रांस भी उन्हें छोड़ना पड़ा। तो मार्क्स की जो सामाजिक स्थिति थी वो अल्पसंख्यक की थी। मार्क्स के पिता व्यवहारिक कारणों से यहूदी धर्म को छोड़कर लूथरन प्रोटेस्टेंट हो गए थे। उस क्षेत्र में अधिकांश आबादी कैथोलिक लोगों की थी। धर्म परिवर्तन के बावजूद मार्क्स के परिवार में मार्क्स को अल्पसंख्यक ही समझा जाता था। मार्क्स ने जीवन भर अपनी यहूदी विरासत से पीछा छुड़ाने का प्रयास किया लेकिन वो ऐसा करने में विफल रहे। फ्रांस में मार्क्स कम दिनों तक रहे एवं वहाँ परिवेश भी उदार था। फ्रांस में तरह तरह के विद्रोही जामे थे। यह समाजवाद का जन्म स्थल था। मार्क्स यही समाजवादी बने। यही उनकी मित्रता एंजल से हुई। इंग्लैंड में उदारता तो थी परंतु मार्क्स एक जर्मन रिफ्यूजी थे जिससे कम 1860 तक बहुत कम लोगों का उठना बैठना था। मार्क्स ने यहाँ खूब पढ़ा, खूब लिखा एवं बाद के दिनों में जब 1860 के दशक में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मजदूरों के प्रथम इंटरनेशनल संगठन का नेतृत्व किया तब उनकी प्रसिद्धि एवं सक्रियता भी बढ़ी। इंग्लैंड में उनके अंतिम दिनों को छोड़कर मार्क्स का जीवन भयंकर गरीबी में बीता। गरीबी के कारण उनकी 3 बेटियों की मौत हुई। मार्क्स ने मजदूर संगठन का नेतृत्व करने समय यह सोचा था कि लोग उनकी बात को स्वीकार करेंगे परंतु बाकुनिन एवं लसाल के चेलों ने उनकी नाक में दम किया, उनकी बात को नहीं सुनने दिया गया और उनके जीवन काल में उनका यह संगठन समाप्त हो गया। तो हम देखते हैं कि मार्क्स के जीवन के जो अंतिम वर्ष थे वो कुछ ज़रूर आराम से बीते क्योंकि एंजल्स ने उनके लिए व्यवस्था कर दी थी। मार्क्स ने दास कैपिटल के प्रथम खंड के प्रकाशन के बाद शायद ही कुछ खास लिखा हो। हाँ, दास कैपिटल के अन्य खंडों की पांडुलिपियाँ तैयार हुई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मार्क्स का जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि मार्क्स की क्या रही। वो जर्मन गए, इंग्लैंड गए, फ्रांस गए, वहाँ की इस परिस्थितियों ने कैसे मार्क्स के विचारों को प्रभावित किया। अब हम मार्क्स की अवधारणाएं देखेंगे। तो मार्क्स की जो संपूर्ण जो विचारकी है
या जो संपूर्ण वैचारिक दृष्टि है वो जिन विशेषताओं से जुड़ी है, जो मार्क्स के अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र आदि विषयों के संबंध में उनके जो विचार हैं, उनकी जो मूल विशेषताएं हैं वो कौन सी हैं। प्रथम है द्वंद्वात्मकता। यह एक निश्चित दृष्टिकोण है, ये जो यथार्थ को संपूर्णता में देखता है, एक प्रक्रिया के रूप में देखता है एवं संघर्ष एवं सहयोग को प्रकृति तथा समाज का मूल आधार मानता है। यह तत्ववाद के एकदम विपरीत है। इसका अर्थ है कि विरोधी शक्तियों में संघर्ष एवं सहयोग की अंतहीन प्रक्रिया, इसमें संघर्ष प्रभावी रहता है। इसी से उन्होंने समाज में परिवर्तन को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि किस तरह से ये द्वंद्वात्मकता से समाज में परिवर्तन होता है। द्वंद्ववाद होता है, वो कहते हैं वाद का प्रतिवाद होता है। प्रतिवाद और वाद में जब मध्य संघर्ष होता है, एक नई स्थिति समाज में उभरती है जिसे उन्होंने संवाद कहा। वो कहते हैं कि ये संवाद पुनः वाद बनेगा, इस वाद का फिर विरोध होगा समाज में, वो प्रतिवाद होगा, फिर वाद और प्रतिवाद में संघर्ष होगा, तो वो नई स्थिति जो वो कहते हैं निकल के आएगी, वो संवाद होगा। तो वो कहते हैं कि ये जो प्रक्रिया ये समाज में अनवरत चलती है और इसी से समाज में परिवर्तन होता है और एक नई दशा का जन्म लेती है या उत्पन्न होती है। नेक्स्ट उन्होंने कहा भौतिकवाद। इसका अर्थ है समय और स्थान के संदर्भ में वस्तुनिष्ठ वास्तविकता को सर्व महत्वपूर्ण यथार्थ मानना। मार्क्स को यह अकेले भौतिकवादी नहीं थे, भारत में भी भौतिकवाद की एक गंभीर और व्यापक परंपरा रही है। संख्या, न्याय, वैशेषिक आदि भारतीय दर्शन की परंपराएं वास्तव में भौतिकवादी परंपराएं हैं। भारतीय दर्शन में और बोलचाल की भाषा में चारवाक की भौतिकवादी परंपरा को परिहास का विषय बना दिया गया। इसका कारण यह है कि भारत में लंबे समय से विचारवादी दृष्टिकोण का प्रभुत्व रहा है। तो हमने पहली उनकी देखी द्वंद्वात्मकता, दूसरी थी भौतिकवाद, तीसरी थी ऐतिहासिकता। मार्क्स मानते हैं कि प्रत्येक घटना और प्रत्येक सामाजिक स्वरूप इतिहास की पृष्ठभूमि में विकसित हुआ। विश्लेषण व्याख्या के लिए इतिहास की जानकारी जरूरी है। मार्क्स के समाज और सामाजिक परिवर्तन संबंधी सिद्धांत को अनेक विद्वानों ने ऐतिहासिक भौतिकवाद कहा। यह शब्दावली मार्क्स की नहीं है, इतिहास को जॉर्ज हीगल ने महत्वपूर्ण बना दिया। तो हम जब इनका आगे अध्ययन करेंगे परिवर्तन के सिद्धांत का, तो हम देखेंगे कि इन्होंने समाज के विकास की क्या अवस्थाएं बताई। उसके लिए वे इतिहास में जाती हैं और प्रथम अवस्था क्या थी, द्वितीय क्या थी, तृतीय क्या थी, तो पूरा इन्होंने उसमें बताया। और उसमें दो वर्ग कौन से रहे जब वो वर्ग संघर्ष की बात करते हैं तब। चौथी अवधारणा है उनकी वर्ग विश्लेषण। मार्क्स के समाजशास्त्र में वर्ग न केवल एक विषय और शीर्षक है, बल्कि यह एक दृष्टि है, समाज को समझने का एक तरीका है। वर्ग विभाजित समाज में संरचना, संस्कृति एवं सृजन के वर्गीय आधारों को जानना जरूरी है। नेक्स्ट है इनकी वर्ग संघर्ष। कार्ल मार्क्स की भौतिक दृष्टि में द्वंद्वात्मकता का केंद्रीय स्थान है। समाज में द्वंद्वात्मकता और अंतर विरोधों का एक आयाम वर्ग संघर्ष है। मार्क्स ने कहा कि अब तक का इतिहास, मानव इतिहासों का जो इतिहास है वो वर्ग संघर्षों का इतिहास है। तो इस तरह हमने देखा कि मार्क्स की जो वैचारिक विशेषताएं हैं वो क्या थी, द्वंद्वात्मकता, भौतिकवाद, ऐतिहासिकता, वर्ग विश्लेषण, वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष का जो इनका अध्ययन है वो बहुत अधिक है। इन्होंने कैसे प्रत्येक समाज के इतिहास की अवस्था में दो वर्ग बताए, दो वर्ग किस प्रकार से, फिर वो कहते हैं कि इनके मध्य संघर्ष होता है। ये संघर्ष फिर वो कहते हैं कि समाज की एक नई अवस्था को उत्पन्न करता है। इससे वो कहते हैं कि फिर वो जो नई अवस्था आएगी उसमें वो कहते हैं पुनः दो वर्ग उत्पन्न होंगे। इन दो वर्गों में वो कहता है कि फिर संघर्ष होगा। इस संघर्ष की जब वो बात करते हैं तो इसमें आपका जो द्वंद्वात्मकता है ना, वाद, प्रतिवाद और संवाद की बात हमने अभी थोड़ी देर पहले की थी, ये लागू होता है। इसमें वो कहते हैं कि प्रत्येक वर्ग संघर्ष में, वो जब वर्गों में संघर्ष होगा तो वो कहते हैं कि वाद, प्रतिवाद और संवाद का ये जो क्रम है ये चलेगा। तो इसी से वो कहते हैं कि समाज में परिवर्तन होगा और अंततः वो कहते हैं कि समाज में समाजवाद की स्थिति आएगी जिसमें कोई वर्ग नहीं होगा और वर्ग संघर्ष नहीं होगा। इसी आधार पर हम देखते हैं कि विद्वानों के द्वारा मार्क्स की आलोचना की गई कि क्या हम समाजवाद को समाज के विकास की अंतिम अवस्था माने, क्या इसके बाद परिवर्तन नहीं होगा। तो इसी आधार पर मार्क्स की बहुत ज़्यादा आलोचना की गई। तो इनकी जो हमने आज की जो वीडियो में देखा कि समाज की बेसिकली मार्क्स की जीवनी, इस जीवनी को पढ़ाने का आपका उद्देश्य क्या था कि एक तो आप जाने कि मार्क्स ने जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया, मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, इन सिद्धांतों के पीछे क्या परिस्थितियां थी, क्या उस समय की समाज की स्थितियां थी जिनसे प्रभावित होकर मार्क्स ये सिद्धांत देते हैं। दूसरा, आप ये हमेशा याद रखें कि इनका जन्म कब हुआ, 1818 से 1883, और ये जर्मनी से थे। ये कभी कभी आपके जैसे मार्क्स दे दिया जाएगा, दुर्खिम दे दिया जाएगा, वेबर दे दिया जाएगा और उनके सामने उनके बर्थ ईयर दे दिए जाएंगे, बर्थ और डेथ ईयर, तो आपको मैच करना है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि दुर्खिम का बर्थ ईयर क्या था
और मार्क्स का बर्थ ईयर क्या है। तो मार्क्स का बर्थ ईयर आपका क्या है, 1818 से 1883, जबकि जो दुर्खिम का बर्थ ईयर है वो 1858 से 1917 का रहा। तो आप इसको थोड़ा सा क्रम वाइज दिमाग में रखिए कि पहले कौन से विद्वान का जन्म होता है, फिर कौन से विद्वान आते हैं हमारे, फिर क्या आते हैं। और तीसरी बात, इनकी रचनाएं आपकी जर्मन आइडियोलॉजी है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है आपका, जर्मन आइडियोलॉजी है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, इनको आप द फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी है, इनको आप दिमाग में रखें कि इन्होंने ये कौन कौन सी रचनाएं थी जिसमें इनके सिद्धांतों की बात की जाती है। तो ये आपका आज का वीडियो था जिसमें हमने मार्क्स की जीवनी को समझा। बेसिकली लाइफ स्केच क्या होता है कि किसी विद्वान की जीवनी को समझते हैं हम, कि उन्होंने अपना जो जीवन था वो किस तरह की परिस्थितियों में गुजारा, उनके जो ऐसे विचार थे वो कैसे हुए, उनकी कौन कौन सी कृति या रचनाएं प्रकाशित हुई। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। धन्यवाद।